जी नमस्कार। अच्छा, मेरे इंटरव्यू हो रहा है क्या? हाँ जी। आप लेखन के क्षेत्र में बड़े माने जाने नाम के रूप में जाने जाते हैं। पता नहीं कैसे कब आपने लिखना शुरू किया होगा। ये सारी जो हम लोगों में जिज्ञासा है पाठकों में, ये जानने की इच्छा को लेकर आज आपसे हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को सबको सुनाना जनवाना चाहते हैं। नए जो उदयमान लेखक है, कवि है, उनको आप क्या दिशा निर्देश देंगे? ये सारी चर्चाएं आज हम आपसे करना चाहते हैं और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है, हमारी हर तरह की जिज्ञासा को आप जरूर शांत करेंगे। जी बहुत अच्छा। लेकिन मैंने लिखा तो बहुत है, लेकिन लिखना कैसे शुरू किया यह मुझे पता नहीं है। लेकिन पढ़ना कब से शुरू किया यह पता है। पढ़ना तब से शुरू कर दिया था जब पढ़ना सीख गया। तो जो छोटे मोटे मूंगफली खरीद करके जो कागज होता था उसको भी मैं पढ़ डालता था। कोई कागज का टुकड़ा भी मिलता था तो मैं उसे पढ़ डालता था। मेरे पिताजी उपन्यास पढ़ा करते थे, मैं उपन्यास भी पढ़ता था। और अक्सर ये होता था कि उनके उपन्यास पढ़ने से पहले ही मैं उसे समाप्त कर देता था। तो मेरी लिखने की इच्छा कोई नहीं थी, ना मैं लेखक बनना चाहता था और ना ही लेखक बनने का मैंने तो सोचा। मैं तो पढ़ा करता था, इतना पढ़ता था कि 9वीं क्लास तक आते आते मैंने अपने कस्बे में जो भी कुछ हिंदी का साहित्य था वो सब पढ़ लिया। कस्बा माने आप कहाँ थे? मीरापुर, विष्णु प्रभाकर की जन्मस्थली है वो। लेकिन मैंने विष्णु प्रभाकर से कोई बात नहीं की, ना मैं उनसे प्रेरित हुआ था, ना मैं उन्हें जानता था, वो बाद में पता चला। लेकिन मैंने खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि फिर बाद में काम आया। हिंदी साहित्य का ज्ञान हो गया और 10वीं क्लास के बाद मैं अपने कस्बा मीरापुर को छोड़ करके मेरा 1969 में उधर मेरे माता जी को पुत्र हुआ 69 में, उधर मैं शहर आ गया और आकर 11th क्लास में मैंने एडमिशन ले लिया मेरा NAS कॉलेज। तो अब आप ये सोचिए कि 1969 70s में, आज से 50 साल से पहले, मैंने हिंदी विषय लिया ही नहीं। मैंने विषय लिया अंग्रेजी। अंग्रेजी लेने के पीछे एक बड़ी कहानी ये है कि जब मेरा रिजल्ट आया 10वीं क्लास का तो मैं सेकेंड डिवीजन से पास था, लेकिन अंग्रेजी में मेरे 32 नंबर थे और वहाँ लिखा हुआ था मार्कशीट पर कृपांक। तो कई महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि एक नंबर का जो कृपांक मिला है, इस कृपांक का अर्थ क्या होता है, ये ग्रेस मार्क्स। लेकिन जैसे ही पता चला कि अंग्रेजी में एक नंबर से मुझे पास किया गया एक नंबर दे करके, तो बड़ा दुख हुआ और मैंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी पढ़ना शुरू की। ये तो बड़ी बदनामी वाली बात हो गई कि अंग्रेजी में कृपांक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि दया करके आपको पास कर दिया गया है। और उन अध्यापक महोदय का भी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँगा जिन्होंने मुझे 32 नंबर तो दिए, 33 नहीं दी। ऐसा क्या मेरे पेपर में कमी थी कि एक नंबर उन्होंने दिया नहीं, अपनी तरफ से दे देते तो शायद उनका भला हो जाता और मेरा भी। अंग्रेजी के प्रोफेसर नहीं होते अगर हो गए जी। फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा मैं भूल गया बाकी सब्जेक्ट्स को। मैंने हिंदी को छोड़ दिया, मैं बस केवल अंग्रेजी पढ़ता रहा और BA मैंने किया अंग्रेजी में। और 3 विषय थे मेरे पास BA में, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। हिंदी थी नहीं। और जब मेरे जैसे गरीब लोग BEd करके मास्टर हो जा रहे थे, उस जमाने में मैंने कहा नहीं, मैं तो MA इंग्लिश करूँगा। मैंने MA इंग्लिश की। 1975 में मैंने मेरठ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में MA इंग्लिश
किया और मैं अपने कॉलेज का हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने वाला विद्यार्थी था एमए इंग्लिश में। क्या बात। मेरी क्लास में 89 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। तीनों लड़कियां 3rd डिवीजन से पास हुई। उनके नाम भी मुझे पता है, लेकिन भगवान उनका घर बसा रहने दे। और 2 लड़के पास हुए, एक मैं और एक रमेश गिल। रमेश गिल को 1000 में से 480 नंबर मिले और मुझे 482 नंबर मिले। लेकिन आप ये सोचिए, 1000 में से 482 नंबर वाला एमए अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर आता है यूनिवर्सिटी में। 2nd डिवीजन में 50% भी मार्क्स नहीं थे। लेकिन उस जमाने में एमए करने वाला लेक्चरर हो जाता है और मैं अंग्रेजी की तरफ चलता हूँ। और तो लंबी कहानी है। लिखने का कार्य तो शुरू हुआ बाद में ही। लिखने का कार्य शुरू हुआ तब जब मैंने फिर हिंदी को संभाला। जब मैं फिर 75 से नौकरी करता 95 में यहाँ पर 20 साल तक मैं इधर उधर रहा। लेकिन जब मैं 95 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार से था, प्रोफेसर शरदेव शर्मा की कृपा से इनका वहाँ पर नियुक्ति क्या ये ट्रांसफर हुआ था, मैं इनसे मिलने गया था और उसके बाद में हिंदी में वो जीना चढ़ गया। वो जीना है ना, जीना अभी भी है, वो मैं वहाँ चढ़ गया। और उसके बाद मैंने क्या, मेरी पत्नी ने भी हिंदी में हमने किया, एमफिल किया और PhD भी कर डाली। गोल्ड मेडल भी ले डाला, 2 गोल्ड मेडल। मेरी पत्नी ने भी अगले साल 2 गोल्ड मेडल लिए और थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था। कभी एक पत्रिका यहाँ पर शुरू हुई, उसका नाम था गोलकोंडा दर्पण और उसमें संपादक मंडल ने सबसे घटिया काम मुझे दिया। और वो काम ये था कि मैं पत्रिकाओं की समीक्षा करूंगा। अगर मुझे वो देते कि मैं लेखकों का इंटरव्यू करूंगा, लेखकों कवियों का इंटरव्यू करूंगा, तो एक बढ़िया किताब छप जाती, जैसे कि चक्रवर्ती की छपी। यदि मैं कवियों पर लिखता तो भी एक बढ़िया किताब छप जाती जो दूसरे राइटर्स की छपी। यदि मुझे पाठालोचन करने के लिए दिया जाता तो ऐसी किताब छपती है। सब 4-5 लोगों की बड़ी बड़ी किताबें छपी। मेरे बारे में तो मुझे खुद कहना पड़ रहा है कि मुझे पूरे देश में जितनी पत्र पत्रिकाएं आती थी, उन पत्र पत्रिकाओं का मुझे हर महीने एक पत्रिका लेकर के, जो कि संपादक महोदय द्वारा दी जाती थी, उसकी समीक्षा करनी होती थी। पुस्तक की नहीं, पत्रिका की। और मैंने इस काम को 4-5 साल तक किया। अब वो उसकी कहीं पड़ी होगी, उसकी कॉपियां नहीं पड़ी होगी। उससे फायदा ये हुआ कि पूरे देश में सुनिए ना, लोग अभी ये समझ सुनिए रहे हैं कि भाई ये आदमी, इसके पास अपनी पत्रिका भेजो तो ये समीक्षा करता है। तो मेरे पास 2-4 पत्रिकाएं आ जाती थी मेरे घर के पते पर भी। और तब ऐसा भी हुआ कि एक बार एक पत्रिका में तो मुझे एक बढ़िया कागज पर मुझे कोई किसी की स्मृति में पुरस्कार दे दिया, उन्होंने भेज दिया पत्रिका के साथ में रख करके। लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, केवल हाथ फेंक दिया तो भाई गिर सकते हैं। अब आप ये देखिए 5 साल तक लगातार हर महीने। लेकिन वो पत्रिका जो मेरे घर आती थी वो नहीं, जो पत्रिका संपादक देता था उसी का मुझे करना हुआ। फिर मुनिंद्र जी ने एक यहाँ कार्यक्रम चलाया जिसमें दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी के बारे में या क्रिएटिव राइटिंग के बारे में करना था। उसमें पत्रकारिता पर, दक्षिण की हिंदी पत्रकारिता पर लेख लिखा। कहने का मतलब है लिखते रहे। फिर ये अहिल्या मिश्रा जी ने एक स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम महासंपादन मंडल में था, मैं उसके लिए लिखा। तो लिखते लिखते फिर ये बहुत सारा लेखन हो गया। उन्हीं दिनों जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर मैं लाइब्रेरी में जाता ही था, तो मानव अधिकार पर बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो मैंने सोचा हिंदी में किताब हो सकती है इस पर। तो मैंने मानव अधिकार और हम भारतीय
करके छोटी सी 75 पेज की किताब लिखी और अपने पैसे से मैंने उसको छुपाई, जो जीवन की पहली गलती थी और आखिरी भी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद पैसा उसमें खर्च किया और ऐसा किसी भी लेखक को नहीं करना चाहिए। ना तो पैसा देकर छपवाना चाहिए, ना पैसा देकर अपनी किताब भी छपवानी नहीं चाहिए। अगर उसे बड़ा लेखक बनना है या उसे स्थापित लेखक बनना है या उसकी सेल्फ एस्टीम को रखना है, उस किताब की मेरे पास एक प्रति पड़ी हुई है। मैंने उसको किस तरह ठिकाने लगाया उस किताब को मैं ही जानता हूँ। मैं लेखक बन गया और स्वतंत्र वार्ता। स्वतंत्र वार्ता उन्हीं दिनों, हाँ स्वतंत्र वार्ता में हमारे जो आदिशाम शुक्ल जी थे, उन्होंने खुली छूट दी हुई थी कि आप, और हम लोगों का ही छपता था उसमें, प्रोफेसर शब्देव शर्मा, कविता वाचक कवि, प्रोफेसर दिलीप सिंह और मैं। हम ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता था सन 2000 से लेकर 2005 तक, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता था जब उसमें हम चारों का ही ना हो। ऐसा तो हो सकता था कि ही कर गए, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर छपता था, बहुत बहुत उसमें छपा, और उसमें पैसे भी मिलते थे, चाहे वो देर से मिलते थे, कुछ पैसा भी मिलता था। खूब उसमें छपाई हुई और खूब लिखाई हुई उसमें, और वहाँ पर भी मुझे इस तरह कोई काम नहीं दिया गया तो किताब का मैं स्वतंत्र रूप से लिखता था। एक चीज मैंने, जैसे ही कोई राइटर मरने वाला होता था मैं तुरंत उस पर लिख डालता था। जैसे उसके प्रणाम होते थे उससे पहले ही मैं अपना आलेख तैयार कर लेता था। आपको कैसे आभास होता है? न्यूज़पेपर में आई आने लगता था फलाना आदमी, तो तुरंत मैं उसे, और वो ये था कि सीधे जाता था मैं स्वतंत्र वार्ता में, जहाँ जब वो मेज पर उनका चश्मा रखा रहता था शुक्ल जी का, वो नहीं होते थे, मैं चश्मे के नीचे नाले देता था, वो निश्चित रूप से छपता था। फिर भारतीय अंग्रेजी पर मैंने 36 सप्ताह तक एक सीरीज निकाली, जो अपने आप में 1000 पेज का ग्रंथ है अपने आप में, संदर्भ भारतीय अंग्रेजी साहित्य का इतिहास। क्योंकि मैंने शुरू से लेकर के आज तक जितने भी भारतीय अंग्रेजी में राइटर हुए हैं, जिन पर अंग्रेजी में ही मिलता है, एक पेपर होता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का, उसको मैंने पूरा लिखना शुरू किया, क्योंकि जड़ तो अंग्रेजी की थी, वो लिखा। और जो भी पाश्चात्य विचारक आ रहे थे, दरिद्र इत्यादि, उन पर भी लिखा, क्योंकि दरिद्र 2004 में मरे थे, उनके मरते के साथ ही मैंने वो मैं करता ही था। तो इस तरह से करते 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 बहुत सारा लेखन हो गया छुटपुट, और तभी ये कैसे रुका कि मैं मेरी विदेश में नौकरी लग गई और मैं चला गया लीबिया में मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे बाद में जाकर पता चला कि विदेश में इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाते नहीं है जिस तरह से यहाँ पढ़ाते हैं। वहाँ पर हम एक सप्ताह में 1 या 2 क्लास लेते हैं बस, उसका टाइम टेबल भी हमें बनाना होता है, सब कुछ हमें करना है। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के फ्लैट से अजदाबिया नाम के एक नगर में जाता था, जो वहाँ से 175 किलोमीटर दूर था। कार मुझे लेकर जाती थी 150 किलोमीटर की रफ्तार से, और मैं वहाँ पहुँचता था, मैं वहाँ पढ़ाता था। 1 बजे फिर मुझे वापस मेरे घर छोड़ देती थी, और फिर मैं फ्री हो गया। मेरे घर में सब कुछ था, टीवी लगा हुआ, फ्रिज तक, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, कोई बिजली का किराया नहीं। उस जमाने में इंटरनेट शुरू हुआ था। तो 1 हफ्ते में 6 दिन कोई क्लास नहीं, बस जाओ 2 क्लास पढ़ा कर जाओ, और बस तो बाकी समय मैं लिखना शुरू कर दिया, फिर लिखना शुरू कर दिया, लिखते चले गए। बीच में मैं रुक रही हूँ आपको। आप जो आपने इतना लिखा, इतना पढ़ा, आपने अनुसंधान किन विषयों पर किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों? हिंदी में मैंने गवेषणात्मक कार्य जिसे कहते हैं,
कौन से विषय का? बीए में तो हमारा कोई पेपर होता नहीं था अनुसंधान का, एमए में कोई पेपर नहीं होता था, तो अनुसंधान नाम की कोई चीज का पता ही नहीं था। बीएड में भी कोई अनुसंधान नहीं, एमएड में भी कोई अनुसंधान नहीं, लेकिन एमफिल में अनुसंधान के लिए पेपर दक्षिण भारत में वो पहली बार दिया, और उसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नया उस समय, संप्रेषण परक भाषा शिक्षा, ये नया विषय आया था अंग्रेजी में। तो हमने प्रोफेसर दिलीप सिंह के सौजन्य से और उनके मार्गदर्शन में संप्रेषण परक हिंदी भाषा शिक्षण पर कार्य किया, और वो तो है ही 2 गोल्ड मेडल मिल गए। तो अच्छा था वो पुस्तक बाद में प्रकाशित हुई साहित्य सहकार से। वहीं पर फिर एमए के बाद ये एमफिल के बाद फिर किया पीएचडी में प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव पर काम, उनकी भाषा वैज्ञानिक थे, और सबसे बड़ी बात थी प्रोफेसर दिलीप सिंह को निर्देशन किया, और प्रोफेसर दिलीप सिंह के रूप में जीजा जी, तो पुस्तकें मुफ्त में मिल गई, सारी पुस्तकें उन्होंने एक 2 थैले दे दिए, दोनों हाथों में लेकर मैं आगे गए, तो बस उनकी पुस्तकें बहुत सारी अंग्रेजी में भी थी और हिंदी में भी थी, मेरे लिए तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं तो केवल लिखता चला गया। प्रोफेसर दिलीप सिंह को केवल सुनाया, कोई तकसीम तरमीम कुछ नहीं, जो मैंने लिख दिया बस बड़ा ग्रंथ बन गया, वो भी हो गया। और मैं उसी डिग्री को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विदेश में चला गया था। उन्होंने कहा ये लिंग्विस्टिक्स है, भाषा विज्ञान क्या चाहिए। मेरे पास एमए इंग्लिश था, एमए हिंदी था, एमएड था, और वो पीएचडी, और मैं विदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया इंग्लिश। आप बहुत सरल तरीके से कह रहे हैं, पर इसमें आपको परिश्रम तो अवश्य ही है। मैं एक सवाल और यहाँ पे पूछ सकती हूँ। आजकल हम देख रहे हैं जो शिक्षा प्रणाली है, बच्चे 99.9 से कम लाते ही नहीं। आपने कहा इतने बड़े आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेखक डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल शर्मा, यानी हमारे लिए तो हम तो आपके साथ बात करके बताइए हम कहाँ पहुँच गए हैं। उस व्यक्ति ने दीपांक गेस्ट मार्क से पास किया, उस व्यक्ति ने मेहनत किया, वो व्यक्ति आज लेखक या असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करके विदेश से लौट करके आया हुआ व्यक्ति है। आपको क्या लगता है कि जो 99.9 या 6 या 7 पाने की जो परंपरा हमारे पास चल रही है, बच्चों को मार्क्स मिले इससे हमें कोई परेशानी नहीं, हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, पर ये जो परंपरा शुरू हुई है कि आजकल बच्चे या तो फेल होते नहीं है या फेल होते तो पंखे से छूट जाते हैं, इस बीच में क्या होना चाहिए? आप विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और हम जैसे अध्यापकों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मूल्यांकन करने के लिए जाते हैं और हमारे को प्रेशर रहता है बहुत बार कि पास करवाना है, हमारे ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है कि हमें पास करवा देना है। देखिए वो जमाने तो थे दूसरे, जब मार्क्स नहीं मिलते थे, आजकल तो मार्क्स भी मिल रहे हैं विद्यार्थियों को। 80, अगर आप पूछे तो 80% बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जी लेकिन जाता है, विद्यार्थी बहुत सारी चीजें सीख तो रहे हैं, लेकिन वे विद्यार्थी अपने साथ उस ज्ञान को रख नहीं पा रहे। जो उनको ज्ञान मिल रहा है वो परीक्षा देने तक सीमित है, परीक्षा में वे अंक प्राप्त कर लेते हैं, उनको वास्तव में उतना ही शायद पता होता है जितना उन्होंने परीक्षा में लिखा, और परीक्षा भवन से बाहर आने के बाद उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। मैंने जो सन 75 में पढ़ा था, अगर मैंने DSE का इंडिविजुअल टैलेंट वाला वो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट वाला वो आलेख पढ़ा था, तो मैं आज भी उस पर आपको 10 मिनट बोल के बता सकता हूँ, लेकिन 50 साल बाद में। लेकिन आज का विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो उसको वो उसको घूमता नहीं है, और इसलिए वो मार्क्स के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि मार्क्स का सीधा संबंध रोजगार से है। वह दे ही नहीं सकता परीक्षा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद मैं प्रोफेसर बना विदेशी विश्वविद्यालय में, और 1 साल नहीं 10 साल फुल प्रोफेसर रहा, गया था असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके। लेकिन भारत मैं शायद एक स्कूल के टीचर रहता बस, किसी स्कूल में पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं विदेशी विश्वविद्यालय में, और जहाँ पर हर वर्ष वहाँ पर विद्यार्थी आपका मूल्यांकन करते हैं, तब अगले साल आपको नौकरी मिलती है।
विद्यार्थी लिख कर देते तो क्या हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी परंपरा में भी आना चाहिए कि बिल्कुल, विद्यार्थी पर मूल्यांकन और आ रहा है यहाँ पर जो IIM है। अभी मैं सुन रहा था, आज लंदन टॉप पर ही एक IIM के प्रोफेसर का इंटरव्यू था, आज 12 बजे ही मैंने सुना उसको। वहाँ पर वही प्रणाली होती है विदेशों में है कि एक अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है, उसको टोक बजाकर नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो कक्षा में जाता है तो उसकी क्लास होती है और बच्चे होते हैं, पाठ्यक्रम भी वही तय करता है। उसको कहा जाता है कि आपको क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाना है, और आपको क्लासिकल लिटरेचर में ये 10-20 है जो जिनको पढ़ाना है, कि इनमें से चुन लीजिए। लेकिन आपको प्लेटो पढ़ाना है या आपको अरिस्टोटल पढ़ाना है या सोक्रेटिस पढ़ाना है, ये आप तय करते हैं। और आप ही ये तय करते हैं कि अब विद्यार्थी को कितने मार्क्स दिए जाएं, और आपको ही पेपर बनाना है। और यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसका री एग्जाम भी आपको ही लेना है, दोबारा पढ़ा कर। ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ इस तरह की परिपाटी नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो आप फेल होंगे, और आपको इसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप समर वैकेशन पर जा रहे हैं तो नहीं जा सकते अब आप। पहले आप इसको पढ़ाइए, इन 4 विद्यार्थियों को, और उसके बाद आप जाइए। तो यदि पूरी जिम्मेदारी तब वो ये होगा जैसे पहले था गुरु, तो किस गुरु के शिष्य हो। अभी आज है ना, मैं IIM से पढ़ा हूँ, वो गुरु का शिष्य हुआ ना, ये है। या मैं IISc से पढ़ा हूँ, मैं नाम ही काफ़ी है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि फलाने कॉलेज से पढ़ा हूँ। अगर ऐसा हो गया कि आप ही जिम्मेदार हैं तो ये सब समस्या चल जाएगी। वहाँ पर ABCD ग्रेड होते हैं, ग्रेड मिल गया आपको, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा, अंग्रेजी से भी तो PhD की थी आपने? हाँ, वो तो छूट गया ना बीच में। मैंने बताया ना कि जब मैं वहाँ गया था तो मैं ये PhD लेकर गया था, लेकिन इस PhD से मैं लीबिया तो चला गया। लेकिन लीबिया में अगर मुझे प्रोफेसर बनना था तो वो दक्षिण भारत हिंदी विचार समाज की डिग्री थोड़ी चलेगी। सर, जैसे यहाँ ये होता है कि अगर अंग्रेजी के अध्यापक या अंग्रेजी प्रोफेसर है तो केवल अंग्रेजी के प्रोफेसर ही रहेंगे, हिंदी के हैं तो केवल हिंदी के रहेंगे। तो बड़ी आश्चर्य बात है, आप तो दोनों एक साथ इतनी गहराई हाँ, उसका कारण ये होगा ना। फिर जब मैंने देखा कि अगर आगे बढ़ना है तो दक्षिण भारत हिंदी विचार सभा की भाषा विज्ञान की डिग्री से भी होगा। दूर जाके रखना। दूसरी बात, विदेशों में भाषा पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ साहित्य पढ़ाया जाता है। वहाँ पर यदि आपको किसी विदेश में नौकरी करनी है तो आपको भाषा शिक्षण और भाषा पर काम करना, तो मैं वहीं चलता रहता हर साल। जी, एक और बात, यहाँ विद्यार्थियों को जब हम कुछ अतिरिक्त बताना चाहते हैं या कोई प्रसंगानुसार कोई बात बताना चाहते हैं तो उनके हाव भाव से लगता है कि हमें क्यों बताया जा रहा है, किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं अगर मूंगफली का लिफाफा भी पढ़ लेता था तो आज वैसी स्थिति नहीं रही है और केवल नोट्स की मांग रहती है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को साहित्य और भाषा के प्रति रुचि रखने के लिए हम क्या करें? देखिए, अभी तो हमारे विश्वविद्यालयों में सब जगह ऐसा ही है कि जैसे पानी नल का निकलता है, वहाँ से निकल रहा है कोई जल उस टंकी से, और बस अध्यापक कक्षा में आकर उसे खोल देता है और वो जल बच्चे पान कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। टीचर का काम केवल उस नॉलेज को, वास्तव में आप कुछ नहीं दे रहे हैं, आप केवल ये कह रहे हैं कि देखो ये है, बस। आपके पास जितनी जानकारी है उतनी जानकारी तो एक बच्चा गूगल से भी प्राप्त कर सकता है। आप कक्षा में दे रहे हैं एक वातावरण जिसमें सब बच्चे आपस में, स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करके और उसे सीख ले रहे हैं। लेकिन बच्चे इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि उनको अंक चाहिए परीक्षा में, और अंक तभी मिलेंगे उसको जब वह उस नल का पानी पिएगा, क्योंकि उसको केवल ये बताना है, उसको कुछ फैक्ट बताने हैं, फैक्ट से चाहते हैं, बस फैक्ट बताने हैं कि ABCD में। अभी मैं देख रहा था वहाँ पर कि कई यूनिवर्सिटीज में लिटरेचर में 100 क्वेश्चन है और सारे के सारे टिक मार्क वाले, मल्टी MCQ के
प्लेटो ने किस पुस्तक का प्रणयन किया था? 4 पुस्तकों का नाम है, जी। बट व्हाट इज देयर इन दैट बुक इज नॉट नेसेसरी टू नो। अच्छा, वो सवाल रह गया मेरा साहब, आप अपनी अंग्रेजी पीएचडी बता रहे थे, वो बताइए और फिर हम चाय पियेंगे और फिर आगे इसे दोबारा शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी से तब ये निश्चय किया गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी की जाए। इलाहाबाद को चुना गया क्योंकि मैं तो भारत में था नहीं और कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो मुझे परेशान न करे, क्योंकि धीरे धीरे करके भारत में भी नियम बड़े तगड़े होने शुरू हो गए थे कि यदि आप यहाँ नहीं रहते हैं और आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मुझे एक प्रोफेसर मिल गए जो मेरे साथ ही काम कर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए थे। मैंने कहा बेटा मैं कराता हूँ, हमारे यहाँ सारे मैं अकेला थोड़ा ही था, वहाँ पर हजारों लोग थे इंडिया से। मेरे यहाँ 126 थे हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में 10 थे। तो एक शर्मा जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मैं बताता हूँ यहीं पर यहीं के विषय पर कर लीजिए और लिखिए, यहीं पर लिखिए और मैं यहीं से मैं तो जाता ही हूँ। उनके सोचने से मैं वहाँ ही बैठे बैठे मैंने थीसिस तैयार की और जा करके सबमिट किया और तब तक जो है टॉपिक हो गया। और बस टॉपिक क्या था? टॉपिक जो था इंटेलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश। हम जिसे बात करते हैं, अब देखिए मैं तो विदेश में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेज को तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा मैं तो इंडियन को भी नहीं पढ़ा रहा, मैं तो वहाँ ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। तो क्या हम कितना एक दूसरे को संप्रेषित कर पाते हैं? क्या अंग्रेजी के और भी रूप हो सकते हैं अंग्रेजी रूप के अलावा? और अगर अंग्रेजी का अंग्रेजी रूप हमें नहीं मालूम तो क्या हम एक दूसरे को फिर न बात करें?